बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। रात के दूसरे पहर जब पूरी कॉलोनी में सब सो चुके हैं और इस घर के सब बासे भी, तब इसी घर के कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन कंबल के नीचे से छलकती हल्की सी रोशनी किसी के अब तक जागने की निशानदही कर रही है। कर दिया ना तुम्हारा काम, अब सो जाओ, ज्यादा रात हो गई है। इसने आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट लिए टाइप किया था। उफ, ये देखने के बाद किस जालिम को नींद आएगी। रुको थोड़ा और देख लो, फिर बात करता हूँ। दूसरी तरफ से जवाब लम्हों में आया था। वो बिना ब्लश किए हुए, बिना कोई शर्मिंदगी लिए खिलखिला कर हंसी थी। बस टाइप करके सेंड किया और अपना नाइट गाउन उठाया था। इसी वक्त इसके मैसेंजर पर इसके फ्रेंड में से किसी का मैसेज आया था और मैसेज नोटिफिकेशन पढ़कर इसने वो मैसेज खोला तो एक फोटो थी, और फोटो ऐसी कि वो पहले पहल कान की लुओं तक सुर्ख पड़ गई। फिर गुस्से से मैसेज टाइप किया था, मुसलमान ही हो ना, अल्लाह को मानते हो? अल्लाह पाक शर से बचाए तुम लोगों से, हर नेक लड़के और लड़की को, आमीन। वो गुस्से से भुभकते टाइप करके सेंड करते हुए अभी अपना किया भूल चुके थे। इसने मैसेज भेजकर तैश से कपकपाते इसको ब्लॉक कर दिया। मोहब्बत के लिए सब जायज, और इंसान जो अपने लिए सब हलाल समझता है और हर दूसरे के लिए हराम, लेकिन कोई है जो इस वक्त भी इसे देख रहा था और इसकी मुनाफकत को। सुबह 4 बजे जुबैदा इसके कमरे की तरफ आई थी और दरवाजे पर दस्तक दी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी, तीसरी दस्तक देने से पहले ही अंदर से पानी गिरने की आवाज आने लगी थी। वो शायद बाथरूम में थी। जुबैदा ने मुस्कुराकर हल्का सा दरवाजा पुश किया तो वो खुलता चला गया। अंदर बेड पर कंबल बिखरा हुआ था और इस पर 2 ओंधा पड़े था। इन्होंने आदतन फोन उठाकर सीधा करके साइड टेबल पर रखना चाहा तो स्क्रीन देखकर वो कान की लुओं तक सुर्ख पड़ गई। ऐसी वाहियात तस्वीर। इन्होंने भेजने वाले को गालियां दी, मगर अपनी बेटी का जवाब पढ़कर इन्हें अपनी तरबियत पर फख्र हुआ था और मोहब्बत पाश नजरों से बाथरूम के दरवाजे को घूरा। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर जितनी देर में इन्होंने कंबल समेटा वो बाहर आई थी। क्या हुआ मामा? इसने चोर नजरों से मोबाइल को देखकर पूछा था। वो तो जानबूझकर मोबाइल में वो चैट निकालकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी ताकि इसकी माँ कुछ धोखा हुआ है कि इनकी बेटी ने घटिया इंसान को कितना अच्छा जवाब दिया। कुछ नहीं मेरी बेटी, मैं सोच रही थी रामीज कितना खुशकिस्मत है जिसको मेरी बेटी जैसी हमसफर मिलेगी। इन्होंने इसे मोहब्बत से देखकर कहा था। कितना नूर था इसकी बेटी के चेहरे पर, मगर काश वो जान जाती कि पूरी रात एक नामहरम से महरम बनने की उम्मीद के धोखे में क्या क्या होता था। इंसान कितना नादान है ना। रमेश रुको, मैं भी आई। शुमाइला ने इसे पीछे से पुकारा था। रमेश ने मुड़कर इसे देखा और नागवारी से माथे पर बल आई। वो नीली चादर में इस तरह लिपटी हुई थी कि पांव की पुश्त और चेहरे की आंखों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये क्या है? रमेश ने तल्ख लहजे में इसके हुलिये पर चोट की थी। वो गड़बड़ाई, मगर इसके कुछ कहने से पहले वो बोला, मैं तुम्हें इस हुलिये में नहीं लेकर जाऊंगा। बुड़का कहाँ है तुम्हारा? रमेश सब कवर तो है। इसने खुद को देखा। इसे तुम कवर करना कहती हो? इतनी चुस्त लिबास और चादर में एक हवा का झोंका आया ना तो चादर उड़ ले जाएगी, और मैं इतना बेगैरत के मर्दों में से नहीं हूँ कि मैं तुम्हें चादर के साथ लेकर फिरूं। इसने तेज लहजे में हकारत से कहा था। ए इंसान, तेरी मुनाफकत, जिसकी फोटो गैलरी फाहिश तस्वीरें और वीडियो से भरी रहती थी, इसको भी अब मर्दों की गैरत पर बात करना याद आ रहा था। ये क्या था? मर्दों का ये दोगला रवैया, तल्ख पोशीदा हकीकत। क्या हो गया रमेश? शमा ने तेज लहजे पर टोका था। वो जानती थी कि इनका बेटा अपने घर की इज्जत के मामले में ऐसा ही था। कभी कभी इनको इसके इतने परवाह करने पर प्यार आता था कि वो इज्जत के मामले में कितना हसास था। इसी वक्त सुनाहब और जुबैदा अंदर आए। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा। सुनाहब इसको बिल्कुल नजरअंदाज करती सीधी शमा की जानिब आई और बातमीज अंदाज में पूरा सलाम किया। इन्होंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा था। अम्मी, मैं बुड़के के बिना स्कूल नहीं लेकर जाऊंगी, इसको नहीं लेकर जाऊंगा, रमेश ने कहा था और वहां से निकल गया। अलबत्ता शुमाइला की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो पी गई। शमा ने इसको समझाया, बल्कि घुटनी में घूंट कर बुलाया हुआ था कि ये रामेश की तंग नजरी नहीं बल्कि दूरअंदेशी थी, क्योंकि माशरे के मर्द आजकल बहुत घाक शिकारी थे और रामेश इनकी नजरों से आशना। अगर वो कोई रोक टोक रखता भी था तो शमा और शुमाइला को खुश होना चाहिए था, क्योंकि इस उम्र में मर्द तो लापरवाह हो जाते हैं
और वो अब भी एहसास था। रामेश के शुमाइला को ना ले जाने पर पर्दे की बात हो रही थी। शुमाइला कह रही थी कि इसका पर्दा ही था और बुर्का गंदा हो गया था, मगर मर्दों की नजरें भी नीची होनी चाहिए क्योंकि मर्दों को भी नजरें नीचे रखने का हुक्म है। सनाहब ने नजरें झुकाकर कहना शुरू किया, माजरत के साथ मैं किसी से इख्तलाफ नहीं कर रही, मगर आजकल कुछ मर्दों ने औरतों ने मतलब की बात याद की हुई है। मर्द कहते हैं कि जब पर्दे का हुक्म आया तो दुनिया की बेहतरीन औरतों ने दुनिया के बेहतरीन मर्दों से पर्दा किया, और खवातीन कहती हैं कि कुरान में मर्दों को नजरें झुकाने का हुक्म पहले और औरतों को पर्दा करने का हुक्म बाद में है। हकीकत में ना मर्द नजरें झुकाने पर राजी है, ना औरतें पर्दा करने पर राजी। अरे ये कुरान का हुक्म है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा हुक्म कब आया। अगर सच यही है कि मर्दों को नजरें झुकाने का हुक्म और औरतों को पर्दे का हुक्म है तो है, इस पर बहस क्या करनी। बस अपना किबला दुरुस्त करें और वही करें जो मेरे अल्लाह का हुक्म है, सनाहब ने कहा था, और वहां इसके अलावा मौजूद तीनों को सांप सूंघ गया था। शमा तो इसकी बात पर खुशी से निहाल हो गई थी और दिल ही दिल में रामेश के नसीब पर फख्र हुआ। शुमाइला अलबत्ता कायल हो गई थी, और जुबैदा तो थी सनाहब की माँ, वो तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती उतना कम था ऐसी नेक सीरत बेटी मिलने पर। भाभी आपने सनाहब की बहुत अच्छी परवरिश की है, मेरा रामेश खुश नसीब है कि इसके नसीब में सनाहब का साथ लिखा गया है। शमा की आंखों में खुशी से नमी आई थी। बुड़के में मौजूद सनाहब चोर सा मुस्कुराई। अक्सर लोगों के भेद रात को जानती है, और अल्लाह पाक के बाद सनाहब को रात अच्छी तरह से जानती थी। जब दोनों पर शैतान सवार होता और दूर होते हुए भी सिर्फ लफ्जों से एक दूसरे के जिस्म का लम्स तलाशते, इनको फजर हो जाने का भी होश नहीं होता था। अगर हम दुनिया में इज्जतदार हैं तो कोई गरूर न करे, क्योंकि हम इज्जतदार अल्लाह के पर्दे की वजह से हैं जिन्होंने लोगों और हमारे ऐबों के दरमियान किया हुआ है। रामेश सनाहब का चचाजाद कजन था। इनकी मंगनी सनाहब के बीए में होते ही दोनों की रजामंदी से हुई थी, और मंगनी के बाद दोनों रात देर तक बातों में मशगूल रहती, ऐसी बातों में जिसको सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। पहले पहल सनाहब ने बिना दुपट्टे की तस्वीर अरसाल की, और फिर सिलसिला नीम बढ़ना से कब बढ़ना तस्वीर तक चला गया। इन दोनों को होश नहीं था, वो एक दूसरे को मुस्तकबिल का हमसफर मानते, बातों में ही सारी हदूद फैलांग चुके थे। वो एक एक तस्वीर पर खुलकर तबसरा बल्कि वाहियात तबसरा करते, और वो नादान इसको मुस्तकबिल का शौहर मानकर इसके सारे तबसरे, जुमले और गिरी हुई हदें तक जुमाइनी बातें हक समझकर वसूलती। और शुक्र रामेश ने शादी से इनकार नहीं किया, क्योंकि वो इनकार कर नहीं सकता था। अभी इसको सनाहब के वजूद की कशिश खींच रही थी। फिर इनकी शादी हो गई। पहले से ही एक दूसरे से आशना वो जिस्म की तलब मिटाकर एक दूसरे से बहुत जल्द बेजार बेजार रहने लगे। ये थी इन दोनों की मोहब्बत, वजूद से लेकर वजूद के लम्स की तलब तक, और आगे बस सन्नाटा और बेजारियत। सनाहब घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही थी, अलबत्ता जो खून रामेश के मुंह पर पहले से बेहुदा वेबसाइट्स और सनाहब बजात खुद लगा चुकी थी। इस खून की भूख ने इसे दूसरी लड़कियों की जानिब मतवज्जो कर दिया था, मगर इन लड़कियों की तरफ जिसके नाम निहाद गैरत के लिए खतरा नहीं बनती थी। वो मोबाइल पर चैट कर रहा था जब सनाहब ने आकर मोहब्बत से इसके मोबाइल से छीना, मगर जब मोबाइल स्क्रीन अपनी आंखों के सामने की तो एक तस्वीर देखकर इसका मुंह सुर्ख हो गया था। तब तक वो खुद को पुरसुकून कर चुका था। वो हर इस मर्द की तरह इस खटिया काम में बाइतमाद था जिसके पास लड़कियों को घेरने का हौसला हो, और वह हर लड़की की कमजोरी अपनी हवसनुमा मोहब्बत से भांप चुका हो। ये क्या है? सनाहब ने इसके आगे मोबाइल फेंका था जिसमें किसी लड़की की उड़िया तस्वीर थी। क्या है वो? अनजान बना सुकून से गोया हुआ। कितनी वाहियात तस्वीर है, किसकी है? सनाहब को ये लड़की देखी देखी लग रही थी। फिर इसके जहन में अचानक झमाका सा हुआ, ये तुम्हारे इस दोस्त की बहन है ना जिसने शादी के बाद हमारी दावत की थी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? वाह ढिठाई, तुम शादीशुदा हो रामेश, और तुम ये वाहियात तस्वीर। सनाहब की आवाज सदमे से गुम थी। तुम भी तो मुझे शादी से पहले भेजती थी, तब वो वाहियात नहीं थी, रामेश ने इस्तज़ाइया कहा था। गैरत से आरी मर्द जब खुद को महफूज और किसी रिश्ते से लाताल्लुकी चाहता है तो सबसे पहले औरत के किरदार को उछालता है, फिर वो चाहे इसकी बीवी क्यों ना हो। तुम कहते थे कि हम महरम बनने वाले हो, सनाहब ने इसके तेवर देखकर बुझे बुझे लहजे में कहा। इसे गुमान भी नहीं था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो ये कहेगा। और मैं कहता था कि हम महरम हैं और तुमने मान लिया। बच्ची थी तुम। मंगनी होने का मतलब ये नहीं होता कि मंगेतर को सब अपना आप दिखा दो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ना महरम ही रहता है जब तक निकाह ना हो। अगर इससे पहले ही मेरी तुम्हारी मंगनी खत्म हो जाती या निकाह ना हो पाता, फिर मंगेतर को तुम महरम समझकर अपना जिस्म दिखाती रहती।
रामेश के लफ्ज कड़वा सच बनकर पिघले हुए शीशे की मानिंद इसके कान में उतर रहे थे। मकाफात, मकाफात याद रखना रामेश, इसने रूहान से लहजे में कहा था, क्योंकि वो इसके गुनाह में शरीक होते हुए भी पाक साफ हो गया था। अपनी बहन की हिफाजत और पर्दे की इतनी एहतियात में इसलिए करता हूँ ताकि वो घाक मर्दों से बची रहे, और वो जितनी नेक है इसके साथ मकाफात नहीं हो सकता। रामेश ने इसका धुआं चेहरा देखा, इसे नजरअंदाज करके नीचे से मोबाइल उठाकर एक मान और यकीन से बड़ा बोल बोला था, वैसे मेरा दोस्त भी यही करता है, इसकी बहन नहीं तो इसका मकाफात अमल जैसे होगा। इसने रुककर इससे जायक कहा था और सुनाहा वहीं बैठी फूट फूट कर रो दी। काश वो ये जानता कि मकाफात अमल से बहन के साथ नहीं किसी भी रिश्ते से हो सकता है, फिर वो बेटी हो या फिर बीवी हो। शमाइला की शादी और शमा के मरने के बाद सुनाहा भी 3 साल बाद 2 जुड़वा बेटियों की पैदाइश के बाद खालके हकीकी से जा मिली। वो रामेश को देखकर कुर्ती और अपना गुज़िश्ता गुनाहों पर रो रो कर बेटा मांगती थी, मगर जब 2 लड़कियों की जिम्मेदारी रामेश के कंधों पर आई तो वो इनके नसीब से घबरा गई। वो नहीं चाहता था कि इसकी बेटियों की जिंदगी में भी रामेश जैसा लड़का आए, इसलिए इसने निशा और वशमा की तरबियत शुमाइला से भी करी की थी, मगर इतनी सख्ती के बावजूद निशा थोड़ी मुंहजोर थी, वशमा अलबत्ता बहुत सुगर और बातमीज थी। रामेश अब रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता और ख़ास तौर पर निशा का नाम लेकर कहता कि अल्लाह पाक इसे निशा की सूरत में किसी इम्तिहान में न डाले। इसे स्नाहब के आखिरी अल्फाज अब तक याद थे जब इसने कहा था, रामेश मकाफात से बहन के साथ नहीं होता, देख लो अल्लाह ने बेटियां दे दी हैं, इसको अपने जैसे घाक मर्दों से बचाना जो गंदगी का ढेर जेब में लेकर गैरत का प्रचार करते फिरते हैं। और यही याद करके वो डर जाता, निशा काश तुम भी वशमा की तरह हो जाओ, फिर मुझे डर नहीं रहेगा। रात में बेचैनी से बड़ी तो वो उठकर कमरे से निकला। पिछले सहन में से किसी की सरगोशियों की आवाज आ रही थी। ये यकीनन निशा थी। वो कपकपाते हुए किसी अनहोनी का एहसास लिए पिछले साइड पर आया तो निशा सीढ़ियों पर बैठी पड़ रही थी। तुम इस वक्त? रामेश सख्त लहजे में मुस्तफसिर हुआ, क्या कर रही हो? निशा ने सर उठाया था। वो अपने बाप के दोगले रवैये से थोड़ी बागी हो गई थी। आपकी प्यारी लाडली ने मुझे कमरे से निकाल दिया है, इसलिए सहन की लाइट में पड़ रही थी। इसने किताब उठाकर इसके सामने की। वो थोड़ा खजल हुआ, फिर हैरान भी कि वशमा ने ऐसा क्यों किया। वो तो इसकी लाडली समझदार थी, यकीनन निशा झूठ बोल रही थी। यही सोचते हुए वो इसके कमरे की जानिब आया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और यह हुक्म भी रामेश का था कि वो कभी दरवाज़ा मुकम्मल बंद करके नहीं सोएंगी। वो अंदर आया था। कमरा खाली था। बाथरूम से आहटें किसी के मौजूद होने का पता दे रही थी। वो थोड़ा आगे आया। बेड पर पड़ा मोबाइल रोशन था और रामेश लड़खड़ा कर बेड पर गिरा। इसका पूरा वजूद रशाज़दा मरीज की तरह काम किया। और फिर जब एतबार टूटता है तो सब लहूलुहान कर जाता है, जिस्म क्या रूही। मोबाइल में इसकी लाडली बेटी, जिसको इसने कुछ दिन पहले निशा को नज़रअंदाज करके मोबाइल दिलाया था। जी हाँ, इसी लाडली बेटी वशमा की चैट खुली थी और इसने अपनी एक बढ़ना तस्वीर जो पुष्ट से ली गई थी किसी को भेजी थी और जिसने मांगी थी इससे आगे से देखने की फरमाइश की थी। आगे वो क्या पढ़ता? इसका माजी बेलिबास होकर इसके सामने था। इसकी बेटी की असलियत बेलिबास होकर इसके सामने थी। मर्द घाक शिकारी है, शिकार करने का इरादा कर ले तो बम बोड़ कर रख देता है। ये थी इसकी बाहिजाब बेटी की असलियत। इससे अपना और सुनाहब का माजी याद आया। इसके सीने में दर्द सा उठा था। वशमा जो अंदर गाउन उतार कर अपनी हवसनुमा मोहब्बत की तकमील करने के लिए इसका हुक्म बजा लाना चाहती थी, जल्दी से वापस गाउन पहनकर निकली और बेड पर अपने बाप को बेड पर बेसुध देखकर आगे आई। इसे अपने बाप के सामने बेलिबास होने पर पछतावे से ज्यादा डर था। इसने रामेश को छोड़कर एक ही सांस में मैसेज रिकॉर्ड किया। पापा ने हमारी चैट पढ़ ली है और पिक्स भी देख ली हैं। पापा को कुछ हो गया है, तुम जल्दी आओ प्लीज। इसने डरते डरते अपने बाप की ठंडी होते वजूद को छुआ और निशा को आवाजें देने लगी, मगर इससे पहले मैसेज सीन होकर जवाबन मैसेज आया। वशमा ने सोचा था कि वो इसे तसल्ली या दिलासा देगा, मगर प्लीज अपने करतूत खुद संभालो। एहतियात नाम की भी कोई चीज होती है यार। मैं फिलहाल तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ। बाद में यम्मी तक पहुँच गई तो मेरी रेप्यूटेशन। इसने भी अभी सकते में घर कर पूरा मैसेज भी नहीं सुना था कि वो इसे ब्लॉक कर चुका था। वशमा ने सदमे से स्क्रीन को देखा जो इससे दिन रात सांसों से भी ज्यादा मोहब्बत करने का दावा करता था। आज ये मोहब्बत भी बेलिबास हो गई। बेलिबास हो गई थी वो मोहब्बत जिसका हासिल सिर्फ वजूद था और बेलिबास हो चुका था सबका पर्दा।